हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस। इसी के साथ सेकेंडली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, वो चाहे आपके यूपीएससी के हो या फिर स्टेट पीसीएस के हो, एंड देन जो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है प्री मेंस एंड इंटरव्यू का, तो उसके लिहाज से मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है, इसमें मैं आपको चीज़ें एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, जितना एग्जाम के लिए जरूरी रहता है उतना बताने की कोशिश करूंगा इन ब्रीफ, ताकि बाकी चीज़ें आप पढ़ के खुद से समझ सके। ओके, और ध्यान रखिएगा कि प्री के लिए हमें क्या करना है, जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखना है। और मेंस के लिए हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हम पढ़े ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम इसको 150 से 250 वर्ड के बीच में लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ें सोचेंगे या फिर समझेंगे उसको 150 से 250 वर्ड के बीच में समेटने की जो कला है उसको भी आपको समय के साथ विकसित करना पड़ेगा, ताकि आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सके और बेटर आंसर लिख पाए, ताकि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मेंस के ऊपर आपका सिलेक्शन बहुत दूर तक टिका हुआ रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इसमें एडमिशन के बारे में मेंशन किया हुआ है। आप हमारे क्लासरूम से जुड़ सकते हैं थ्रू एडमिशन। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा, हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो इस पे मेंशन किया हुआ है। बाकी जो कोर्स का हाईलाइट है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है अबाउट वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अगर इसका हम जो हेडलाइन है वो देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, वाई केरला वांट्स वाइल्ड लाइफ एक्ट अमेंडमेंट टू किल सम एनिमल्स। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो एनिमल है उनको किल करना, ओके, या फिर किसी भी जीव को किल करना क्या है, पहला तो अनएथिकल हो जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, तो जीवन लेने का भी हमें कोई हक नहीं बनता है। तो ये हो गया इसका एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनिमल का जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग प्लांट एंड आपका एनिमल, उसके लिए एक आपका अम्ब्रेला एक्ट है या फिर यूनिफॉर्म एक्ट है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए। तो इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 66 में आपके कुछ शेड्यूल है, शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 6 तक है। तो इसमें आपके ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, फिर शेड्यूल 2 के अंदर भी पार्ट के हिसाब से है, पार्ट 1, पार्ट 2, फिर शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। तो ये जो 1 से लेके 4th शेड्यूल तक के जो एनिमल्स है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। तो जैसे कि शेड्यूल 1 ज्यादा प्रोटेक्टेड है, शेड्यूल 2 उससे कम प्रोटेक्टेड है, लेकिन हाईएस्ट प्रोटेक्टेड है जितना कैटेगरी आप ऊपर रखेंगे, शेड्यूल 1 ज्यादा प्रोटेक्टेड है। ओके, इनको आप, इनका ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इनका हंटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या होता है, कोई एनिमल ऐसा भी होता है जो क्या होता है, वर्मिन होता है, या फिर ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको अपनी जान बचाने के लिए किसी एनिमल को मारना पड़े, या फिर ऐसे एनिमल जो क्या कर सकते हैं, डिजीजेस फैला सकते हैं, या फिर ओवरऑल ह्यूमन के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी सही नहीं है, अदर डिफरेंट एनिमल्स के लिए भी सही नहीं है। तो उनको वर्मिन के कैटेगरी में रखा गया है। इनका हंटिंग किया जा सकता है, इनको किल किया जा सकता है, इनको कनिंग किया जा सकता है। ओके, तो अभी केरला, ध्यान रखिएगा कि केरला या फिर साउथ इंडिया के जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट क्यों डिमांड कर रहे हैं कि चंद जो एनिमल है डिफरेंट कैटेगरी के, उनको आपका किल करना चाहिए, और किल करने के लिए क्या है, एक्ट में सुधार लाना पड़ेगा। इसका मेन रीजन क्या है, आप ध्यान रखिएगा, ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है
वो आपके जो साउथर्न स्टेट्स है उसमें बढ़ते हुए देखने को मिली है लास्ट के दशक में, लास्ट का एक जो दशक है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखें तो ये जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है ये दिखाई पड़ रहा है। तो क्या अभी ह्यूमन एनिमल प्रॉब्लम जो दिखाई पड़ रहा है या जो फिर क्लैश है, कन्फ्लिक्ट है, उसका रीजन बहुत सारा है। ओके, तो मैं फिर से चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। एक तो एनिमल किल करना एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये सही नहीं है, जो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 4। देन आपको प्रीलिम्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के बारे में कुछ बातें पूछी जा सकती है, जैसे शेड्यूल 1 का एनिमल हो, 2 का हो। फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, ये इतना बड़ा एक्ट है जिसके तहत आप ध्यान रखिएगा कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है। ओके, देन फिर नेशनल पार्क्स इसी के अंडर डिक्लेयर किया जाता है। ओके, देन अगर आप देखें जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको भी इसी एक्ट के तहत लाया गया है। तो इसका जो एम्बिट है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और ओवरऑल मेंस में जब आपका बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आपको शेड्यूल जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके बारे में भी मेंशन करना जरूरी रहता है। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अभी जरूरी क्यों है कि कुछ स्टेट क्यों डिमांड कर रही है? बिकॉज ऑफ राइजिंग ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ओके, तो इसमें लिखा गया है कि एक्ट को लाया गया था क्यों? टू प्रोटेक्ट दी वाइल्ड लाइफ। फिर अभी इसमें कुछ सुधार लाने की बात क्यों कही जा रही है? हर एनिमल के लिए नहीं, कुछ एनिमल के लिए। ओके, तो जो आपका 2000 सन के बाद ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट है वो सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग आपके केरला, कर्नाटका जो साउथ में है। ओके, फिर ईस्टर्न इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में देखे तो आपके उत्तर छत्तीसगढ़, और नॉर्थ इंडिया में देखे तो उत्तराखंड इसमें शामिल है। ओके, तो अभी रिसेंट प्रेसिडेंट देखे गए हैं कि आपके जो नीलगिरी रीजन है, वायनाड का रीजन है, उसमें एलिफेंट का बहुत ज्यादा इन्वेजन है। ओके, फिर महाराष्ट्र ने अलाउ किया है कलिंग मतलब मारना, ओके, ऑफ सर्टेन एनिमल्स लाइक नील गाय एंड वाइल्ड बोर्स। तो अभी क्या है, आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसा एक सिचुएशन आ गया है जिसमें क्या है, ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अभी आपको रीजन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन एनिमल का कन्फ्लिक्ट होने का रीजन क्या है। रीजन नंबर 1 क्या है? आपका पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रहा है, फिर जो आपकी फॉरेस्ट एरिया है वो खत्म हो रही है, इसीलिए जो एनिमल है वो अपना कॉरिडोर जो है, जो हैबिटेट है वो लॉस कर रहे हैं। फिर आपके जंगल को काटने की वजह से जो आपका इनका फूड है वो भी शॉर्टेजेस हो रहा है, इसीलिए ह्यूमन एरिया में एंटर कर रहे हैं। तो ये हो गए इसके प्रॉब्लम। ओके, तो इसके सॉल्यूशंस भी इसमें हमें कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि अगर एनिमल को मारने के लिए, कोई पर्टिकुलर एनिमल जिससे प्रॉब्लम हो रही है उसको मारने के लिए अगर अलाउ किया जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से देख रहे हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन व्यू से, कि ह्यूमन के लिए खतरा है तो उसको मार दो। ओके, लेकिन ह्यूमन के वजह से भी तो एनिमल को खतरा होता है। वो हो गया इकोसेंट्रिक डिबेट। ओके, तो इकोलॉजी के हिसाब से, इको फ्रेंडली हिसाब से अगर हम देखें तो एनिमल को आपका हंटिंग करना या फिर किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को खत्म करना, मारना बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये एथिकली सही नहीं है। ओके, और लीगली भी सही नहीं है। लेकिन अगर लॉ में सुधार करके इसको पर्टिकुलर एनिमल को मारा जाता है तो उसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू देखा जाएगा, जो काफी दूर तक एथिकल नहीं है। इट इज अनएथिकल इमोरल। ओके, तो अभी इसके बीच में हमें क्या है, एक बैलेंस बना के आंसर को लिखना जरूरी है कि हमें जो आपके फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट है उसको हटाना जरूरी है। ओके, फॉरेस्ट एरिया जो है उसको बचाना जरूरी है, जो एनिमल कॉरिडोर्स है उसको बचाना जरूरी है। ओके, तो ये सभी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस रहेंगे। फिर जैसे फूड शॉर्टेजेस होती है उसके लिए हमें आपके जैसे एलिफेंट है वो ह्यूमन हैबिटेशन एरिया में आ जाती है, तो उसके बीच में हमें क्या है, बफर जोन क्रिएट करना जरूरी है, ताकि बफर जोन में क्या हो, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फूड अवेलेबल हो फॉर एनिमल्स। ओके, तो आई होप इसको इस आर्टिकल से ये चीजें आपको समझ में आएंगी। और ध्यान रखिएगा पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस इसका मॉडल इसमें दिखाया गया है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ओके,
ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल है अबाउट स्पेस के बारे में। ओके, वॉयज ऑफ राकेश शर्मा। तो जो राकेश शर्मा जी थे 1984 में, जो उन्होंने पहला स्पेस ट्रेवल किया था फ्रॉम इंडिया, ओके, विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, देन यूएसएसआर, नाउ इट रशिया। तो उसी के बारे में कुछ डिटेल्स इसमें मेंशन की गई है। तो ये आपके क्या है, प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रीलिम्स के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स है स्पेस को लेके, वो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती है। और मेंस में कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस में आपका जब आप इंडिया रशिया का रिलेशन लिखेंगे कि पास्ट से ही हमारा रिलेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा कैसा रहा है, तो उसमें हम डिफेंस सेगमेंट में, स्पेस सेगमेंट में, इकोनॉमी के सेगमेंट में, कल्चर के सेगमेंट में हमें बहुत कुछ चीजें लिखनी होती है। तो उसमें आप स्पेस सेगमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी अगर देखें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडिया और सोवियत का रिलेशन कैसे बना था। तो कोल्ड वॉर का समय था जब आपका यूएसए जो था उसका प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ बढ़ गया था। इवन पाकिस्तान को उसने मदद भी किया था इन 1965 वॉर, 71 का वॉर में। ओके, और तभी हमने 1971 में 20 इयर्स फ्रेंडशिप साइन किया था, फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ यूएसएसआर, नाउ रशिया। ओके, तो उसी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसी के बाद इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा हुआ विथ यूएसएसआर। और उन्होंने जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो भी हमसे शेयर किया, इंडिया के साथ शेयर किया। तो राकेश शर्मा जी 1984 में पहला स्पेस फ्लाइट लिए थे। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। देन अगर आप इसमें और कुछ देखना चाहे तो जो इंडिया और रशिया था उसके बीच इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम आपका प्रोग्राम का डील हुआ था 1978 में। और इसी के तहत क्या है, आप देख सकते हैं हमारा जो पहला सैटेलाइट है आर्यभट्टा 1975 में, वो भी लॉन्च किया गया था फ्रॉम यूएसएसआर। देन आप अगर देखें दो सैटेलाइट थे, भास्करा 1 1979 एंड भास्करा 2 1981। तो ये इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। ओके, और अगर आप मेंस में क्वेश्चन लिखे तो आप उसमें जब स्पेस के सेक्टर में कोलैबोरेशंस लिखेंगे तो इन चीजों को भी अगर मेंशन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो ये आपके कैसे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, पॉलिटी के फील्ड में, गवर्नेंस के फील्ड में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पास्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज अर्ली स्पेस मिशन। तो अर्ली स्पेस मिशन के बारे में पूछा गया है। अभी स्टेटमेंट हमने नहीं दिया है इसमें, जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहते हैं हम कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाता है सिंपल तरीके से। ओके, फिर इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम जो अभी देखा 1978 एंड इंडियाज पार्टिसिपेशन, तो कैसे हमने पार्टिसिपेट किया जो स्पेस का आपका जर्नी था उसमें। ओके, देन रोल ऑफ साइंस डिप्लोमेसी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है डिप्लोमेसी में रोल प्ले कर रहा है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम स्पेस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं विथ यूएसए। ओके, तो हाल ही में शुभांशु शुक्ला जी, ओके, कल ही हमने देखा था कि आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जर्नी कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका देखें तो यूएसए के साथ, देन फ्रांस के साथ आप देख सकते हैं। ओके, जो त्रिशूल कुछ ऐसा मिशन था वो फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है। और फिर यूएसएसआर के साथ जो कोलैबोरेशन है, आर्यभट्टा आप हो या फिर आपका भास्कर हो या फिर भास्कर 2 हो। ओके, फिर 1984 में राकेश शर्मा जी का स्पेस ट्रेवल हो। तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमें क्या करती है, आपका डिप्लोमेसी में लेवरेज प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं कि जो डिफरेंट आपके टेक एक्सपर्ट नेशन है उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सके। ओके, नेक्स्ट ये सभी चीजें थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी इसमें आपके 1984 में राकेश शर्मा जी यूएसएसआर की मदद से स्पेस गए थे। फिर अभी हाल ही में सेकंड पर्सन है शुभांशु शुक्ला जी 2025 में। तो ये यूएस बेस्ड है, ये यूएसएसआर बेस्ड है। तो इन सभी चीजों के बीच में कभी स्टेटमेंट फॉर्म में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में सीधा सीधा ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके, कि शुभांशु शुक्ला जी के बारे में या फिर इस मिशन के बारे में नहीं पूछा जाता है, ओवरऑल पूछा जाता है। तो ओवरऑल में मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि कैसे इंडिया क्या कर रही है, स्पेस के सेगमेंट में कोलैबोरेट कर रही है विथ डिफरेंट नेशन। तो अभी राकेश शर्मा जी कौन से आपके मिशन में गए थे। ओके,
तो इसमें आपका कौन सा स्टेशन में गए थे, कौन से वाहन में गए थे, सोयूज T11 में गए थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और शुभांशु शुक्ला जी कहाँ जा रहे हैं, पहले व्यक्ति है इंडिया के जो स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन व्यक्ति राकेश शर्मा जी है। ओके, इंडियन सिटीजन। तो ये सभी चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से आपके मिशन का नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला जी जिस मिशन में गए हैं, एक्सियम मिशन 4। ओके, और इसमें आपका स्पेस एक्स का जो आपका क्रू ड्रैगन है वो इनको लेके जाएगा ISS तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके जाएगा, नहीं ऑलरेडी जा चुका है। ओके, तो ये सभी चीजें देख सकते हैं। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत है, इंटर कोस्मोस के तहत राकेश शर्मा जी गए थे, एक्सियम जो 4 मिशन है उसके तहत शुभांशु शुक्ला जी गए हैं। तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा क्वेश्चन बना के दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें कहा गया है कि इंडियन सैटेलाइट वेर लॉन्च विद सोवियत असिस्टेंस बिफोर 1984। तो 1984 के पहले कौन से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था सोवियत की मदद से। तो इसमें अभी देखा हमने, ए होगा इसमें भास्कर 1 एंड देन आर्यभट्टा, ANC। ओके, फिर राकेश शर्मा स्पेस मिशन वाज कंडक्टेड अंडर द सोवियत स्पेस प्रोग्राम। कौन सा स्पेस प्रोग्राम था, अभी देखा था, इंटर कॉस्मोस। ओके, तो ये सभी चीजें जरूरी रहेंगी। फिर हु वाज द बैकअप इंडियन कॉस्मोनॉट। तो अभी क्या रहते हैं, एक बैकअप भी रहता है कि जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, कई उनको स्पेस ट्रेवल करने से पहले कोई दिक्कतें आ सकती है, तो उसके लिए क्या है, एक बैकअप एस्ट्रोनॉट भी रहता है। तो कौन बैकअप एस्ट्रोनॉट थे, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हमें ध्यान ही नहीं रहेगा कि कौन था, तो रवीश मल्होत्रा जी थे। और आपको एक अभी मैं होमवर्क भी दूंगा कि शुभांशु शुक्ला जी जो स्पेस में गए हैं, तो स्पेस स्टेशन में, तो इनका जो आपका बैकअप है वो कौन था, कौन है, ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज यूनिक इन राकेश शर्मा मिशन। तो राकेश शर्मा जी का जो मिशन था स्पेस में, तो क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्पेस में। ओके, तो इसमें जो ऑप्शंस दी गई है इसका बी है, योगा एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस सिकनेस। तो स्पेस में जो सिकनेस होती है, बीमारी होती है, जैसे मसल आपका लॉस होता है। ओके, विजन में आपका प्रभाव पड़ता है, हियरिंग में भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इनको हम योगा का क्या असर रहेगा, अगर योगा करते हैं स्पेस में, तो क्या इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय राकेश शर्मा जी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें ये आर्टिकल अगेन बात कर रहा है हाउ एस्ट्रोनॉट्स रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे रीच करते हैं उसके बारे में मेंशन की गई है। तो ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया था पहले वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसके जरिए जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है। तो अभी इसमें पहले कितना समय लगता था, अभी कितना समय लगता है, ये सभी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें इसमें दी गई है। ओके, तो पहले जो एस्ट्रोनॉट से ऑलरेडी मेंशन किया, कौन से आपके व्हीकल से गए थे, सोयूज T11। ओके, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देन आप नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि 2020 के बाद जो मिशन है उसमें किसका, कौन से आपका कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया है। ओके, ड्रैगन कैप्सूल का। फिर आप इसमें देख सकते हैं रॉकेट में कौन सा इस्तेमाल हुआ था 1984 में, और अभी कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ओके, फिर इसमें देख सकते हैं पास्ट में समय ज्यादा लगता था, 8 to 72 आवर्स लगता था, अभी ये क्या लगता है 28 आवर्स लगता है। ओके, बाकी चीजें थोड़ा बहुत आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी बना के दिए हैं, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी। तो अभी जो डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, बिकॉज ऑफ राइजिंग टेक्नोलॉजी लाइक आपके सोशल मीडिया हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, इसके वजह से क्या है, आपके जो पर्सन का डेटा है उसके ऊपर क्या है, आपकी थ्रेट आ सकती है, प्राइवेसी वायलेट हो सकता है। और इसी को लेके आपको पता ही है कि ऑलरेडी एक लैंडमार्क जजमेंट 2017 में पास किया गया है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड इस जजमेंट का नाम है जस्टिस KS पुट्टास्वामी जजमेंट। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस जजमेंट में क्या हुआ, आपका जो आर्टिकल 21 है उसके तहत आपका जो राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत। तो इसी के बाद क्या है, गवर्नमेंट को भी ये जरूरी रहता है या फिर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ बना के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, एंड फॉर दिस मैटर गवर्नमेंट ने क्या किया, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको पास किया है इन 2023, और ये इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन, ओके,
प्राइवेट डेटा या फिर प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन या फिर एक्ट है। तो अभी पूरा चांसेस है कि आने वाले जो आपके प्री मेंस के एग्जाम है, ओके, उसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कितना दूर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर इसमें कौन सी लेक्यूनस रह गई है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। ओके, तो अभी ये जो लॉ है इसमें कौन से आपके डिफरेंट प्रोविजंस है। ओके, तो इसमें एक्सप्लिसिट कंसेंट आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन किया हुआ है कि आपका कंसेंट लेके ही आपसे क्या किया जाएगा, आपका डेटा को यूज किया जाएगा। फिर आपका राइट रहेगा कि राइट टू डेटा इरेजर, कि आप जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है या फिर जो भी डेटा हैंडलर है उसको आप डेटा इरेज भी करवा सकते हैं, ये आपका राइट है। ओके, देन है मिनिमलिज्म प्रिंसिपल, कि हर डाटा जो है वो आपकी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हो या फिर ई कॉमर्स हो, आपका हर डाटा को यूज या फिर प्रोसेस नहीं कर सकती है। मिनिमल डेटा को ही प्रोसेस किया जा सकता है, जो यूजुअली नॉन पर्सनल होता है या फिर पर्सनल भी होता है, तो उसमें आपको कोई हार्म नहीं होता है वैसे डेटा। ओके, फिर इसमें एक जो आपका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है ये है कि गवर्नमेंट को एग्जाम्प्ट किया गया है इससे। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपका डेटा का लिजिटिमेट यूज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम किसी ने कर दिया बाय यूजिंग सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उस समय क्या कर सकती है गवर्नमेंट, बिना कंसेंट के आपका डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है, जो एजेंसी होती है गवर्नमेंट की उसी से रहता है। ओके, कि वो हमारा डेटा कहीं एक्सेस ना कर ले, कहीं जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोफाइलिंग ना करे फॉर पॉलिटिकल गेन। ओके, तो ये सभी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मीट फर्स्ट वुमेन एडीसी टू प्रेसिडेंट। तो अभी एडीसी क्या होता है, एडीसी ऐसा एक पोस्ट है जो क्या करता है, जो प्रेसिडेंट होता है उनको मदद करता है। तो आपकी जो यशस्वी सोलंकी जी है वो, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन एडीसी बनी है आपकी यशस्वी सोलंकी जी, जो महज 27 साल की है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो वुमेन का एम्पावरमेंट है, ओके, थ्रू डिफरेंट लेंस आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में देख सकते हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी के बारे में देख सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो वुमेन का सर्च है वो डिफरेंट फील्ड में हो रहा है। तो अभी क्या होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ओके, मेंस में वुमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसमें से आपको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो अभी इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंट जो आपकी लेडी है जिन्होंने डिफरेंट अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, इनके नाम आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सोफिया कुरैशी जी, व्योमिका सिंह जी, ओके, एंड देन यशस्वी सोलंकी जी। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था बबीता पुनिया केस में, जिसमें ये आपका मैंडेट दिया गया कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए फॉर वुमेन इन दी आर्मी। तो पहले आर्मी में वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन का सिस्टम नहीं था, ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद परमानेंट कमीशन का सिस्टम हो गया है। और अभी हाल ही में देखा कि एनडीए से आपकी लगभग 17 जो वुमेन कैडेट है वो पास होके आई है। ओके, तो ये काफी अच्छी बात है कि अभी अगर आप किसी को एम्पावर करवाना चाहते हैं तो सिर्फ एजुकेशन से एम्पावरमेंट नहीं होगा, एजुकेशन के साथ ही डिफरेंट फील्ड में अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी होगी। जो क्लोज डोर है उसको भी ओपन करना जरूरी रहेगा, अपॉर्चुनिटी देना जरूरी रहेगा। ओके, तो ये सभी चीजें आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ओवरलुकिंग इट्स ओन पास्ट कंसर्न, फॉरेस्ट पैनल क्लियर्स हाइडल प्रोजेक्ट इन अरुणाचल। तो अभी आपके अरुणाचल के दिबांग वैली में, ओके, तो एक हाइडल प्रोजेक्ट लगने वाला है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसमें क्या हुआ, आपकी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी थी उसने 2022 में इस प्रोजेक्ट के लिए आपका चिंता जताया था।
और इसको फिर से रिव्यू करने की सजेशन दी थी। लेकिन अभी देखा गया है कि सेम कमिटी ने जो सेम आपकी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी थी उसने इस प्रोजेक्ट को अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इवन आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न इंक्लूडिंग ट्राइबल राइट्स। तो एनवायरमेंटल कंसर्न के साथ ही जो ट्राइबल राइट का कंसर्न है उसको भी इसमें देखा गया कि आपका अंडरमाइन किया गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है वो देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। अभी फॉर एग्जांपल जो हाइड्रल प्रोजेक्ट है उसमें अभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो पावर का जो आपकी किल्लत है वो कम होगी, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है पॉजिटिव। लेकिन उसी के साथ इसका क्या है, मल्टीप्लायर नेगेटिव इफेक्ट भी है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आपके ईडू मिश्मी ट्राइब है इस रीजन में, दिबांग वैली रीजन में, उनका जो राइट है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वो वायलेट हो रहा है। फिर इसमें आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी आ सकती है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या जरूरी है कि जो भी हम प्रोजेक्ट ले उसमें आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, एज वेल एज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से हमने देखना होगा कि जो डिफरेंट आपकी एथनो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है या फिर एथनिक ट्राइब है, उनका जो आपका आइडेंटिटी है, उनका जो हैबिटेशन है, उनका जो राइट है ओवर फॉरेस्ट, उसको भी नजरअंदाज ना किया जाए, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसमें अभी जरूरी क्या है, दो चीजें ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें जरूरी है, जो आपके हाइड्रो पावर पोटेंशियलिटी है उससे एनर्जी डेवलप करना जरूरी है ताकि देश का हम भला कर सके इकोनॉमिकली। लेकिन जब हम इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लगाते हैं तो सबसे ज्यादा कंसर्न जो आता है बड़ा, वो क्या है कि आपका एक नंबर 1 एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, फॉरेस्ट का कटाई होना, एनिमल्स के ऊपर इम्पैक्ट करना, फिर वाटर पोल्यूशन करना, सॉइल पोल्यूशन करना, ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करना, और सोसाइटी के ऊपर भी जो आपके स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन या फिर वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है या फिर इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट होना, और डिस्प्लेसमेंट होते ही क्या होता है, इनका जो एज ओल्ड कल्चर है, इनका जो आइडेंटिटी है वो स्टेक पे आ जाता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट सही है, जरूरी है, लेकिन बैलेंस करना है विथ एनवायरनमेंट एज वेल एज विथ द राइट्स ऑफ एथनिक ट्राइब्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चंस इन जनरल पूछी जाएंगी, और तभी आपको ये एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है इटालिन प्रोजेक्ट। कहाँ ये लगाया जाने वाला है, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली में। इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीजें आप ध्यान में रखेंगे, जो ईडू मिश्मी ट्राइब है, तो कभी पूछ लिया जाएगा कि ईडू मिश्मी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, जैसे पास्ट में पूछा गया है डिफरेंट ट्राइब के बारे में कि आपातानी है, फिर आपका आबोर है, तो ये ट्राइब्स जो है बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से। फिर भील ट्राइब है, गौंड मारिया गौंड ट्राइब है, संथाल है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सभी चीजें आपको देखनी जरूरी रहेंगी। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और मेंस में भी आप कैसे डिजिटल रेवोल्यूशंस आ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हम आपके और सहूलियत ला सकते हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें जो आर्टिकल है ये मेंशन करता है अबाउट डीजीपी। जैसे पिन कोड होता है ना, या फिर जिप कोड होता है, जैसे हर एरिया का क्या है एक पिन कोड या फिर जिप कोड है, जिससे क्या करते हैं हम पोस्टल जो आपके या फिर जो कुरियर सर्विस है वो सामान आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन अभी पिन में क्या है, पिन नंबर या फिर जिप कोड में प्रॉब्लम क्या है कि पिन कोड या फिर जिप कोड होने के बाद भी बहुत समय पे जो लेटर है या फिर जो आपका जो भी सामान है वो जगह तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज के समय पे इतना आपका टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, तो कैसे हम इससे प्रिसीजन ला सकते हैं, एक्यूरेट जगह पे हम एक सामान को पहुंचा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया है डीजी पिन का, और डीजी से डिजिटल। तो एक डिजिटल एड्रेस रहेगा हर जगह का। और इन फ्यूचर इसको हर घर से भी जोड़ दिया जाएगा। तो अभी डीजी पिन क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो डीजी पिन आपका एक 10 डिजिट यूनिक
कैरेक्टर है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी बोल देगा सिर्फ न्यूमेरिक कोड या फिर सिर्फ अल्फा कोड, तो ये गलत हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक कोड जैसे A001HB ऐसा कुछ रहेगा। ओके, तो अभी इस पिन के वजह से क्या होगा, हम लोग हर जो आपका लोकेलिटी है, हर जो घर है, उसको अच्छी तरीके से जो भी सामान है उसको प्रॉपर एड्रेस में पहुंचा पाएंगे। ओके, तो इसमें अगर कुछ डेटा आप देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं कि MIT मीडिया लैब के हिसाब से एड्रेस सही ना होने की वजह से इंडिया लॉस करता है GDP का 0.5% एनुअली। और उसी में अगर एड्रेस सही हुआ और सही जगह पे डिलीवरी हुई, ओके, तो वो सामान रिटर्न नहीं होगा। और अभी ध्यान रखिएगा, एक सामान डिलीवर नहीं हुआ तो रिटर्न करना, उसमें भी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट रहता है। तो एक ही वन गो में हम अगर डिलीवर कर सकते हैं तो उससे क्या है, आपका जो सामान बेच रहा है बायर है और जो आपका सेलर है, ओके, बायर सेलर के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। और इन फ्यूचर जैसे आप ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी है, देख सकते हैं कि ड्रोन को आपका डिजी पिन दे दिया गया और ड्रोन जाके क्या करेगा, एग्जैक्टली उस एड्रेस में सामान पहुंचा आएगा। ओके, तो ये सब क्या है, जरूरी है इन फ्यूचर के लिए। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी से इन फ्यूचर हमें क्या करेंगी, मदद करेंगी। एज वेल एज अभी इसको अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हम डिजास्टर के समय जो आपको डिफरेंट सामान पहुंचाना होता है, ओके, सहूलियत की चीजें, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली पहुंचा सकते हैं बाय डिजिटल मैप और बाय डिजिटल कोड और बाय डिजिटल पिन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसका और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो हमारे स्पेशली एबल पर्सन है, ओके, जैसे कोई आपके किसी का समझ लीजिए कोई चल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, तो उनके लिए क्या है, और सहूलियत के साथ हम मेडिसिन और ज़रूरत की सामान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए कैसे सामान को डिलीवर किया जा सकता है। तो इसमें जस्ट एक पिक्टोरियल डिपिक्शन दिखाया गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो डिजिपिन का आइडिया है अभी सीधा सीधा नहीं पूछा जा सकता है। अगर पूछा भी गया तो इसमें आप डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, फिर आप पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, ये सभी चीज, फिर लॉजिस्टिक्स में जो प्रॉब्लम है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं, इजी रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी। तो इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी का बात करते ही क्या आ जाता है आपका, अबाउट क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी या फिर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बात करना जरूरी रहता है। तो अभी क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन है ये अपने आप में क्या है, नायाब है। तो इसके इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है लाइक सिकल सेल एनीमिया है, ओके, या फिर थैलेसेमिया जैसे प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जीन से आती है, मदर फादर से इनहेरिट होता है ये सभी चीजें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो बेबी है उसके फॉर्मेशन के समय ही जीन में एडिटिंग करके, ऑल्टर करके जो बीमारी है बच्चे से दूर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो आने वाली ह्यूमन रिसोर्स है या फिर नई जनरेशन है उनको डिजीज फ्री बनाया जा सकेगा। देश में जो हेल्थ क्राइसिस है उसको कम किया जा सकेगा, फिर डिजीज का बर्डन कम किया जा सकेगा। ओके, तो उसी के लिए ये आर्टिकल आया है। और इसमें अभी इन फ्यूचर आप जो बायोटेक्नोलॉजी का सवाल एग्जाम में बनता है तो उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी के बारे में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एथिकल कंसर्न क्या है कि जीन एडिटिंग करके आप ध्यान रखिएगा कि इंजीनियर्ड ह्यूमन बनाया जा सकता है। तो जो डिजायर्ड ट्रेट चाहिए वो हम ला सकते हैं, जैसे कलर ब्राइट कर देना, ओके, या फिर नोज को या फिर आंख को, ओके, या फिर हेयर्स कैसे होने चाहिए या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वैसे चीजें भी हम इन फ्यूचर मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसी को कहा गया है डिजाइनर बेबी। तो अभी डिजाइनर बेबी में अगर ध्यान रखिएगा कि हम जब डिजाइन करेंगे उसको पॉजिटिवली अगर डिजाइन किया गया है, जैसे कोई बीमारी है उसको ठीक किया गया है तो वो वहां तक सही है। लेकिन उससे ऊपर क्या है, ये एक एथिकल कंसर्न रेज करता है कि जिसके पास पैसे होंगे, जो आपके एबल्ड पर्सन होगा, उन लोग क्या करेंगे, डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट के जरिए सुपीरियर ह्यूमन को जन्म देंगे। तो इससे सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ेंगी। और ये जो आपका नेचर का क्रिएशन है उससे भी आप देख सकते हैं कि छेड़छाड़ है। ओके, तो पता नहीं इन फ्यूचर और क्या डिजीज ये पैदा कर सकता है। ओके, सो सभी चीज अभी क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज में है। तो इन फ्यूचर जब इसका और कुछ आर्टिकल आएगा तो मैं उससे लिंक करके दूंगा। बट ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के लिए, जीन एडिटिंग टूल के लिए, ओके, डोडाना और चार्पेंटियर जी को ऑलरेडी नोबेल
पुरस्कार मिला है। तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और ओवरऑल क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं आज के एनालिसिस का लास्ट आर्टिकल। तो ये लास्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी का मतलब हो गया 3। तो आप जैम में देख सकते हैं 3 है, J फॉर जनधन, A फॉर आधार एंड M फॉर मोबाइल। तो जो सोशल वेलफेयर के लिए जो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम है उसको प्रॉपर बेनिफिशियरी को पहुंचाने के लिए जनधन आधार मोबाइल का सिस्टम को लागू किया गया। और इसका सजेशन किसने दिया था? इकोनॉमिक सर्वे ने दिया था इन 2015। और इसके आने के बाद ही जो आपके स्कीम में करप्शन है, जो मिसयूज है, लीकेजेस है, डिलेज है, उनको बहुत हद तक टैकल किया जा सका है। लेकिन अभी आर्टिकल इसमें आया क्यों है कि आपका जो जनधन आधार मोबाइल का जो फैसिलिटी है, इसमें आपका देखा गया है कि बहुत समय जो ऑफिसर्स है उसके डिस्क्रिशन में डिपेंड करता है कि आपके बिना वजह कोई अगर मिसमैच दिखा थोड़ा भी तो रिजेक्ट कर देना, समय पे जो राशन है वो नहीं मिलना, तो इसकी वजह से फिर डेथ कॉज हो जाना। तो ये सभी एथिकल कंसर्न, लीगल कंसर्न इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें यही चीजें कही गई है कि जो जनधन आधार मोबाइल है इसमें अगर कोई आपके वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अगर आपका टाइमली चीजें फील नहीं कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तरफ से मदद करनी चाहिए। तो इसमें जो कंपैशन का वैल्यू है वो इसमें दिखाया गया है कि एज ए सिविल सर्वेंट, आप एक पोटेंशियल सिविल सर्वेंट हैं तो आपके अंदर क्या है, कंपैशन, एम्पैथी, इन सभी चीजों का होना जरूरी है। कोई वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आपके पास अगर आता है उसका ये गुहार लेके कि जनधन आधार मोबाइल नहीं हो रहा है तो आपको उसको मदद करना है। तो यही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। एक बिहेवियरल चेंज लाना है। हमें सिर्फ मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसका जो रिजिडिटी है उसको हटाने की बात इसमें कही गई है। तो ये जो आर्टिकल है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आपका कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ सजेशंस रहता है तो भी आप बता सकते हैं। और आपको अगर फोन में बात करनी है, कोई डाउट है उसको क्लियर करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं विथ डिफरेंट आर्टिकल। थैंक यू।